अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। नया दिन, नई सुबह, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जिस तरह कहना चाहिए कि इवेंट होने वाला है कराची में, जिसका हम सबको इंतज़ार था। लेकिन इसकी ज़रा सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ। आपको बताते चलें कि पाक फ़िज़ाइया जो हमारा फ़ख्र हैं वो इंशाल्लाह हर आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ठीक है जी, हम शुरू करते हैं अपनी बात को दोबारा से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज एक बहुत ही अहम इवेंट कराची में होने वाला है। इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको बताने से कि इंटर स्क्वाड्रन आर्मामेंट कंपटीशन हर साल पाक फ़िज़ाइया अरेंज करती है। इसमें इनका इरादा होता है कि जितने हमारे फाइट स्क्वाड्रन्स हैं उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें आप कह सकते हैं डाइविंग रेंज है, कार्पेट बॉम्बिंग है, इसके अलावा स्ट्राफिंग कहलाती है। इन सारे के सारे शोबों में जो बेहतरीन फाइट स्क्वाड्रन्स हैं उनको जज किया जाता है, और जो नंबर 1 तमाम कैटेगरीज में टॉपर होता है उसको हर साल इनाम दिया जाता है, जिसका टाइटल है शेर अफगन के नाम से। जब ये सिलसिला शुरू हुआ, अब पाकिस्तान के पास पाक फ़िज़ाइया के बहुत सारे ऐसे वेटरन्स मौजूद हैं जिनको एज शेर अफगन्स रिकग्नाइज़ किया गया था। लेकिन यही सिलसिला अब साल चला आता है। इस कॉम्पिटिशन को आइजैक कहा जाता है, यानी इंटर स्क्वाड्रन आर्मामेंट कॉम्पिटिशन। इंटर स्क्वाड्रन आर्मामेंट कंपटीशन 2019 इस पिछले हफ्ते में हुआ, जिसकी रिलीज़ आप लोगों ने देखी। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी वी हैव क्राउंड अ शेर अफगन। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ यानी मिसल्स की बात की जाए, F-16, बेस्ट इन मेराज, बेस्ट इन F-16, इन कैटेगरीज़ में भी जो बेहतरीन पाक फ़िज़ाइया के मुजाहिदीन अफलाक हैं उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। और आज जिस इवेंट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 11 बजे नेशनल टेलीविज़न पे लाइव एयर किया जाएगा फ्रॉम सुमियानी, यानी जो कराची के पास आइलैंड है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुमियानी में हम देखेंगे कि ये तमाम ही जब यहाँ पे फ्लीट पहुँची हुई होती है, हमारे बेहतरीन लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उनके साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है पाकिस्तान की एयर माइंडेडनेस की और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी की। ये बाकायदा अपने इनके अहदाफ बनाए जाते हैं, तमाम ही ये मिसल्स, ये चीज़ें किस तरह इस्तेमाल होती हैं, अपनी पेशावराना महारत का भरपूर इजहार किया जाता है। और इस दफ़ा की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, हम देख सकते हैं कि SSW जो कि एयरफोर्स के कमांडोज़ हैं वो बाकायदा एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज करेंगे। और ये बड़ा अहम होता है जी। इसमें दिखाया जाएगा कि हेलीकॉप्टर से चीज़ें, यानी हम कितने रेडी हैं इस तरह की किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। और ये बहुत ही अहम इवेंट है जिसमें हम देखेंगे कि सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भी शमूलियत होगी और वो सुमियानी पर मौजूद होंगे। 11 बजे आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जुड़ी हैं बहुत सारी और अच्छी खबरें भी। अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आईसैक कंपटीशन की जो रिलीज़ आई और किस तरह ये पेशावराना महारत विद इन द फाइट स्क्वाड्रन्स इसको डिस्प्ले करते हैं। और आपको ये जो 2 स्टिल फोटोग्राफ्स हम दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस दफ़ा के शेर अफगन टाइटल के विनर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, द फाइट स्क्वाड्रन। और इसके अलावा हमारे एयर चीफ मार्शल आपको इस तस्वीर में नुमाया नज़र आ रहे हैं। इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले तमाम फाइट स्क्वाड्रन्स की एक ग्रुप फोटोग्राफ है। फिर आपको ये भी बताते चलें कि जो स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और एक दफ़ा फिर हमारा जो अपना जज्बा उभारने में, हमारे दुश्मन को ये बावर कराने में कि हम कितने तैयार हैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हमने देखा कि 27 फरवरी 2019 पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बाब है। और इसी को खिराज तहसीन पेश करते हुए आज हम देखेंगे कि 6 बजे एक खुसूसी एग्ज़िबिट का म्यूज़ियम में इनेकाद किया जाएगा। यानी अगर आप कराची में मुकीम हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम का रुख कीजिएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी ओपन फॉर पब्लिक आफ्टर 6 PM टुडे। और इसमें वो तमाम चीज़ें जो हमारी आने वाली नस्ल को ये बताने के लिए अहम है कि पाक फ़िज़ाइया का और तौर पे ये जो हमारी हिस्ट्री का अहम बाब है कि 27 फरवरी को किस तरह पाक फ़िज़ाइया ने एक स्विफ्ट रिटॉर्ट के ज़रिए दुश्मन को जवाब दिया है। और यकीनन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको, जैसे यंगस्टर्स को शौक़ होता है पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत हासिल करने का, फ़ाइटर पायलट बनने का, फ़्लाइट स्क्वाड्रन्स बनने का, तो उनके लिए इसके अंदर बड़ी ही मेरे ख्याल में दिलचस्पी की चीज़ें मौजूद होंगी। अब आपको दिखाते हैं पाक फ़िज़ाइया की तरफ से शाया होने वाली ये वीडियो, जिसके अंदर आज के इस फायर पावर डेमो के हवाले से आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वंस अगेन वन ऑफ द हाईलाइट्स
इज़ ऑफ कोर्स द एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज जो कि SSW के जवान यहाँ पे सर अंजाम देंगे, उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। ये मनाजिर, ये कार्रवाई, ये एक्सरसाइज आप लाइव देख सकते हैं अपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर at 11 AM टुडे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये फायर पावर डेमो की वीडियो। Do not forget the fiery might of the Pakistan Air Force, हमारे शाहीन फ़ख्र पाकिस्तान। और यकीनन आज अगर आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन आपने मिस नहीं करनी, इफ़ यू हैव दैट एयर माइंडेडनेस, इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन दिस, आप देखेंगे कि किस तरह द बुल्स आई इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यानी अपने अहदाफ का ठीक ठीक निशाना लगाना। इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सरसाइज होंगी जिसमें कार्पेट बॉम्बिंग भी है, जिसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। आई मीन डेफिनेटली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और ख़ास तौर पर क्योंकि आप देख सकेंगे ये नेशनल टेलीविजन पे। प्रोग्राम में जी आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास बहुत कुछ है, खुसूसन हम देख रहे हैं कि जिस तरह मौसम ने तब्दीली ली है, सर्दी आ चुकी है, कल शदीद ठंड थी इस्लामाबाद में, और माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल द पीपल जो इस डेमोन्स्ट्रेशन का, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए। और बड़ी अजीब सी बात ये लगती है कि द लीडर्स शुड बी एबल टू वॉक द टॉक। कल अजीब सी बात ये हुई कि मुझे लगता है कि इतनी सर्दी में जो लोग अपना घर बार छोड़ के आपकी कॉल पे लब्बैक कहते हुए वहाँ पे मौजूद हैं, उनको छोड़कर जो उनकी टॉप लीडरशिप होती है, जो कंटेनर से बड़े बुलंद बांग दावे करती है, जोश दिलाने वाले, खून को गरमा देने वाली बातें करती है, लेकिन इस सर्द रात में अपने जो फॉलोअर्स थे, अपने जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको छोड़ के ही कहीं गायब हो जाते हैं, और ये बेचारे खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में इस मौसम को निपटने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इससे भी बढ़कर ये माई हार्ट गोज़ आउट टू एनीबडी जो ये समझ कर, क्योंकि मासूम आवाम है, शायद इतनी आगही कवानीन के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं है, आप इनको वरगला कर अगर इस तरह के किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाते हैं तो यकीनन ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, ये उनके साथ जुल्म है। क्योंकि उनको कई दफ़ा तो आप किसी भी, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे पहुँचे, एक आम आदमी जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना हुआ है, उससे अगर आप पूछें कि मैं बार बार इस फोरम पे ये बात कहती हूँ कि इसका हासिल ज़र्ब क्या है, अगर आपका एक नोबल एम भी है, अगर आपकी खफगी को, आपकी आपके जो वीकनेसेस हैं, आप जो इस वक्त तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बेरोज़गारी की या महंगाई की, उसको यूज़ करते हुए, उसको फ्यूल करते हुए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस सेंटिमेंट को उभारने के लिए, आप ये ज़रूर सोचें कि आप का ये अमल मुल्क, रियासत, कौम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ये आम लोगों के सोचने की बात है, क्योंकि आपसे और मुझसे ये माशरा बनता है। यहाँ पे आपकी मौजूदगी ये एहसास तो दिलाती है कि आपके दिल में देयर आर थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस। शायद रियासत को, हुकूमत वक्त को ज़्यादा मेहनत करनी है सब लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के, लेकिन वरगलाए जाना, रियासत के तमाम कवानीन को, आइन को रद्द कर देना, और जी जब हम बात करते हैं कि अगर ये फॉलोइंग है, आप मुल्क की बात कीजिए, आप मुल्क में बात कर रहे हैं 22 करोड़ अवाम की। अगर हमारे मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदेगान से इस्तीफ़ा सिर्फ इस बुनियाद पे मांगा जाएगा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं, ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। बाकी वोटर्स की जो हक राय दही थी, ये उसके साथ जुल्म है, उसकी एक तरह से इंसल्ट है। सो वन नीड्स टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्टर। और सबसे बढ़कर ये, चलें भूल जाइए हर किसी बात को, सिर्फ सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप कदम से क्या रियासत को, मुल्क को, हमारी जो कौमी शनाख्त है, उसको कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान पहुंचता है। इस पर ज़रा सोचिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन आपको टॉप स्टोरीज़ भी दिखाते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि कभी कभार जब ये मुल्की हालात पे, इन टॉप स्टोरीज़ पे हम नज़र डालते हैं तो हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, बट येट अगेन देयर इज़ गुड वर्क हैपनिंग। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शो में उन चीज़ों को भी उजागर करूँ जो आपके लिए तफरीह का बायस, इंफॉर्मेशन का बायस भी बने, एंड इट शुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। बट नॉनदलेस लेट्स टेक अ लुक कि आज हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं, व्हाट इज आज इन फोकस। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में सियासी पारा गर्म, मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। चौधरी बरादरान का मौलाना को वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के अलावा बात करने का मशवरा। परवेज़ इलाही ने फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म का पैगाम भी दिया, मामला अफ़ाम और तफ़हीम से हल किया जाए। चौधरी शुजात की गुफ्तगू।
अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है वो आज भी हमने रखा और हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे रखा। अभी भी वही पोजीशन है कि हमारी बातचीत चल रही है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार, हुकूमती कमेटी और रहबर कमेटी की चौथी बैठक भी बेकार। अकरम दुरानी कहते हैं कि अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, मुतालबात पर अब भी कायम हैं। परवेज़ खटक ने कहा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनकी भी इज्जत हो और हुकूमत के लिए भी आसानी हो। जब मुआहदा होगा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकली के लिए मरियम नवाज की रिहाई का इंतज़ार, रोबकार न मिलने तक सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं कि नवाज शरीफ के जो टेस्ट दरकार हैं वो पाकिस्तान में नहीं होता। दवाओं की प्लेटलेट्स पर असरात जानने के लिए जेनेटिक टेस्ट की ज़रूरत है। Even a rig gang's fun to play behind. If this was easy, somebody else would have done it a long time ago. Something's got to give. You're a revolutionary. जी जनाब, आज आपको ये भी बताते चलें कि चुप ताज़िया जुलूस जो कराची में निकलने वाला है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हम अपने रिपोर्टर से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मुतबादिल रास्ते पता हों। लेकिन एक अहम खबर कि इसी खबर और इसी इवेंट के तनाजुर में सिंध भर में कराची समेत हम देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर आज पाबंदी है। किसी भी ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो लोगों के लिए तशवीश का बायस बन सकती है, उसमें शिद्दत पसंदी का अंसर शामिल हो सकता है, दहशतगर्दी हो सकती है। इसीलिए हमने ये देखा है कि दिस हैज़ बिन द नोटिफिकेशन। आज कराची बल्कि सिंध भर में डबल सवारी पे पाबंदी होगी। अब ज़रा जी आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ जनाब तारिक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वास्सलाम। तारिक साहब, सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि डेडलॉक अभी भी बरकरार है। आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे जो प्रोटेस्टर्स आपके शहर यानी इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और ख़ुसूसन जो लोगों, क्योंकि अब देखें मौसम भी बदलता जा रहा है और हमारी इतलात के मुताबिक डेडलॉक रहबर कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में अभी भी कायम है। आप मामलात को आगे बढ़ता हुआ कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस लिहाज से तो डेडलॉक है कि दोनों फ्रीकैन अपने अपने मुतालबात पर कायम हैं जी, लेकिन इस लिहाज से मुस्बत इसमें ये बात कही जा सकती है कि दोनों फ्रीकैन बातचीत पर राजी हैं और बातचीत आगे बढ़ती है हमेशा। जो कल का आखिरी दौर हुआ उसमें अगरचे कोई फैसला नहीं हुआ, नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों फ्रीक ये कहते हैं कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि कुछ नई तजावीज़ सामने आएंगी और ये सामने आएगा कि कोई रास्ता निकाला जाएगा। अब वो दरमियानी रास्ता हो या कोई और रास्ता हो, बहरहाल इस बात पे बातचीत हुई है। और जो हुकूमती पार्टी है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, वो जब जाती है तो वो कहते हैं कि हम फिर दोबारा आएंगे, और अपोजिशन भी कहती है कि आप कल फिर दोबारा आएँ तो हम कोई नई बात करेंगे। तो इस लिहाज से इसमें एक मुस्बत पहलू ये है कि बातचीत जारी रखने का इत्तफाक हुआ है, और इस लिहाज से स्टेटस को है कि जो प्रोटेस्टर हैं वो अपनी जगह पर बैठे हैं और आगे बढ़ने के लिए मुसर नहीं है। इस तरह हुकूमत जो है वो बातचीत करना चाहती है और अपोजिशन जो है वो बातचीत करने के लिए आमादा है। तो ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर अगरचे कोई नतीजा ना निकले, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आ जाएगा आजकल में कि कोई ऐसा एक चार्ट ऑफ डिमांड तैयार हो जाएगा, कोई ऐसे सेट ऑफ प्रपोजल तैयार हो जाएंगे जिस पर कोई तफाक राय हो सकता है, जिस पर कोई एग्रीमेंट हो सकता है। तारिक साहब, आपकी एनालिसिस के मुताबिक अगर मैं देखती हूँ दो तीन बातें तो बड़ी वाज़ेह और शह सुर्खियों का हिस्सा बनती हैं। एक तो प्रोटेस्टर्स की और अपोजिशन की जो डिमांड है, खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो डिमांड है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों। दूसरा ये कि जब हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात सुनते हैं तो वो इस मामले को जोड़ते हैं NRO से और कहते हैं कि मरते दम तक मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी आपस में बात कर रही है, अपोजिशन के फॉर्मली यानी जो टेबल हुए हैं डिमांड्स, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं? देखिए, डिमांड तो बेसिकली एक और बाकी डिमांड उसके गिर्द घूमती हैं। एक डिमांड जो डिमांड नंबर 1 है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे की है। दूसरी डिमांड ये है कि असम्बलियाँ जो है वो तहरीर कर दी जाए और नए इलेक्शन हों। तीसरी डिमांड ये है कि ये नए इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए जो है इस्लाहात करके
इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि कोई धांधली की शिकायत ना हो। और फिर सबसे बड़ी एक और डिमांड ये है कि जो इलेक्शन है उसमें जो सिक्योरिटी की वजह से पाक फौज की ड्यूटी लगती है तो वो ना हो। तो बेसिकली तो ये 4 डिमांड्स हैं। लेकिन कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, और ये बड़ी मानी खेज बात की, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो कि प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के वजन के बराबर हो तो हम उस पर सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। उनका इशारा किस तरफ होगा तारिक साहब? जी मैं वही कह रहा था कि मेरे ख्याल में मेरी नाकस इल्म में वो क्या सारा ये हो सकती है, मेरी क्या सारी है असेसमेंट है कि ये हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो, ऐसा तरीका हो, कोई इन हाउस जो चेंज है उसकी तरफ बात चली है। मसलन अगर इन हाउस चेंज हो जाए तो फिर जाहिर है बात तो वहीं आ जाती है, उसके वजन के बराबर है ना। मुझे लगता ये है कि शायद उनके जहन में ये है कि वो कोई ऐसा कोई तरीका का इख्तियार कर लिया जाए कि इन हाउस चेंज की तरफ माइल हो जाए हुकूमती जमात, जो कि जाहिर है इस वक्त तो मुमकिन नजर नहीं आती। साहब आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती कि अगर ऑपोजिशन के इस कांग्रेगेशन की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने के 5 साल का पूरा अरसा मिला, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को पूरा 5 साल की मुद्दत मिली, दोनों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात नहीं की है। इलेक्शन कमीशन में ये जो तब्दीलियां ये चाह रहे हैं ये करने का सोचा भी नहीं, इसको कर भी नहीं। मौजूदा हुकूमत के 1 साल खत्म होने के बाद ये डिमांड इतने पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले प्रोटेस्टर्स को लेके क्यों नहीं लोगों के दरमियान आए? कोई जाती खलश है उनकी वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ? नहीं, पहली बात तो मैं अर्ज करूं कि जो गुज़श्ता दौर था उसमें एक 22 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सब शामिल थे और उन्होंने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक पैकेज पास किया था और उस पैकेज पे सब ने इत्तेफाक राय किया था। उसके नतीजे में बाज़ नए कवानीन बने थे, बाज़ नए प्रोसीजर बने थे। लेकिन 2018 के इंतखाबात के बाद बहुत सी सियासी जमातों को ये महसूस हुआ कि वो जो सेट ऑफ प्रपोजल था जो उन्होंने मंजूर की थी उसके नतीजे में भी बातचीत जो है वो इलेक्शन के नतीजे जो है उसको इस तरह से क्रेडिबल नहीं बनाया जा सका। इस हुकूमत के दौर में भी जब धांधली की शिकायत आई थी शुरू में तो आपको याद होगा कमेटी बनी जिसका सरबराह परवेज खटक साहब थे। लेकिन चूंकि इब्तदाई दौर था, हुकूमत भी शायद अपने आप को समझती थी कि ताकतवर बहुत है, अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा शायद जज्बाती थी, उस वक्त उसके TORs नहीं बने थे। अब जो मुज़ाकरात का दौर चल रहा है गुज़श्ता कई दिनों से, उसमें एक तजवीज़ ये सामने आई है कि उस कमेटी को एक्टिवेट कर दिया जाए और इस्लाहात तैयार कर ली जाए। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि अब इस्लाहात जो है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, जब ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन होना है या नहीं होना तो फिर इस्लाहात की बात भी कर ली जाए। पहली शर्त इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी सबसे ज्यादा मुझे अहम जुमला यहाँ पे लगा है कि इलेक्शंस हो जाने के बाद 2018 के चंद जमातों को ऐसा लगा, और यकीनन आपका इशारा उन जमातों की तरफ है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं इस इलेक्शन में और हुकूमतें नहीं बना पाई हैं। दुरुस्त है, ज़ाहिर है जो जमात हारती है, जो जमातें हारती हैं धांधली के बारे में तो वही जिक्र करती है ना, जो जमात जीत जाती है वो तो धांधली का जिक्र नहीं करती। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौलाना साहब 2014 में इत्तेफाक राय नहीं रखते थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से? जो आप तमाम ये अभी क्रोनोलॉजी आपने तारिक साहब एक दफ़ा फिर मेरे व्यूअर्स के लिए शेयर की है, जब ये वफ्द बना था इस्लाहात के लिए और जब इतना लंबा धरना चला था, मेरे ख्याल में 3 माह का धरना था PTI का, उसमें मौलाना साहब ने अपना हिस्सा डालना या उस वक्त के उनके बयानात देखे जाएं तब तो वो जमहूरियत के अमल को चलाना चाहते थे, तब वो हुकूमत को तक़वियत देना चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो हुकूमत गिरनी नहीं चाहिए। देखिए यही एक हमारा जो एक सर्कल है हमारी सियासत का वो चलता रहता है। मतलब उस वक्त मौलाना साहब जो थे वो हुकूमत में थे और उनके वजीर भी थे, उस वक्त वो समझते थे कि धरना नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसको जब ये मशवरा दिया जाता था सिविल सोसाइटी की जानिब से, इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से कि जत्थों के साथ और प्रोटेस्टर के साथ आकर हुकूमतें तब्दील नहीं होती, तो उस वक्त वो ये कहते थे कि हुकूमतें तब्दील करना हमारा हक है, एहतजाज करना हमारा हक है, और वो 3 माह यहाँ बैठे रहे थे। आज वही हुकूमत जो कल कहती थी कि नहीं इस तरह से, और सब लोग कहते थे उसको कि ये एक नई रवायत जो है सेट हो जाएगी, कल को कोई और 10,000, 20,000, 50,000 बंदा लेके आएगा और वो आके इस हुकूमत को खत्म करने की एक बात को आप तारिक साहब मानेंगे कि वी हैव एक्चुअली मूव्ड फॉरवर्ड। अब मैंने किसी भी टेलीविजन चैनल पे इनके नंबर्स के ऊपर कोई डिबेट नहीं देखी कि भाई कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। PTI के दौर में जब उनका धरने का वक्त था तब तो अपोजिशन और हुकूमत इसी बात पे इत्तेफाक राय नहीं कर पाती थी कि बहरहाल कितने लोग निकल के PTI की कॉल पे
वहाँ पे पहुँचे। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारी और तब्दीलियाँ। PTI का मौक़िफ़ ये है कि जी हमने तो 1 साल अदलिया के साथ इसको ओपन करने की बात की, सिर्फ 4 हल्कों को खोलने की बात की, तो वो मॉरल ग्राउंड लेते थे। एक और मॉरल ग्राउंड जो PTI की हुकूमत के पास है कि बड़ा ही दर्दनाक अलमनाक उसका वाक़या हुआ था और उसी के साथ ऐलान किया गया था कि हम इस धरने को रोकते हैं। अब इस वक्त जो कौमी तकलीफ है वो कहीं बढ़कर है। लेकिन मौलाना साहब ने तो ये ट्रेन का इतना अलमनाक वाक़या हुआ, 70 से ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हुआ, उस पर भी वो नहीं रुके। उनको लगा कि नहीं जी वो हमारी प्रोटेस्ट उसी तरह जारी रहेगी। आप समझते हैं कि इससे उनका इंप्रेशन ख़राब हुआ है अवाम में? देखिए, किस वाक़े के नतीजे में किस पार्टी ने अपना एहतजाज ख़त्म करना है, ये तो हमारी बड़ी लंबी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जी। ये जो रेल का हादसा हुआ है उसके नतीजे में मौलाना साहब ने क्या किया, इसका जवाब तो ज़रा वो खुद देंगे। लेकिन अगर माजी के जिस मॉरल ग्राउंड की आप बात कर रही हैं, उस मॉरल ग्राउंड के को अगर हम एनालाइज करें तो उस वक्त भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए थे इसके नतीजे में। नहीं तारिक साहब, मेरा सवाल वाक़ये से ज़्यादा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस अमल पे, जिस तरह आपने कहा ना कि पिछली अपोजिशन को भी ये मशवरा दिया जाता था कि आपका पब्लिक परसेप्शन ख़राब होगा, क्या मौलाना साहब की सियासी जो उनकी एक अहमियत है, जो उनकी एक तहरीक है, जो उनका वजन है, उसको तक़वियत मिली है? लोग उनको अब उनकी पसंदीदगी में इससे इजाफा हुआ है या लोग उनको अब कम पसंद करते हैं उनकी प्रोटेस्ट के नतीजे में? देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूं कि मौलाना साहब इससे पहले एक अपनी सियासी जमात जिसका इसका हल्का असर है वो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के चंद इलाकों तक है, लेकिन अब जब से वो यहाँ एक बड़ा हजूम या बड़ा इज्तिमा लेके बैठे हुए हैं, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें, अगर आप आम लोगों की राय देखें, तो मेरा ये ख्याल है कि मौलाना साहब ने एज ए पॉपुलर लीडर और एज ए अपोजिशन लीडर पहले से ज़्यादा गेन किया है। बहुत ज़्यादा लोग जो कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में समझते हैं कि उनकी अपोजिशन कंप्रोमाइज्ड है या उनकी अपोजिशन जो है वो किसी मसले का शिकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बात में आपकी वजन है, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस सुबह को हमारे साथ ज्वाइन रखने का। इनका ख्याल ये है कि जहाँ मौलाना साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनकी मकबूलियत, उनकी जो रेलेवेंस थी वो बहुत लिमिटेड थी, अब वो एक नेशनल लेवल पर उभर कर सामने तो आए हैं। लेकिन उनको क्या पसंदीदगी और मकबूलियत की निगाह से देखा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं ऑन माई ट्विटर। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और हम में से कितने लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, नई नई एग्जॉटिक, लेकिन वहाँ पे जाकर हमारे जहन में ऑलरेडी एक आइटिनरी होती है। हमें पता होता है कि जी हमने 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन वहाँ गुजारने हैं, कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको देखता है, वहाँ पहुँचने का बेहतरीन अमल क्या होगा, हमारा बजट क्या है, कैसे उसके अंदर रहना है। लेकिन हमारे इसी शौक़ से जुड़ा एक और शौक़ है कि आप दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए ज़रा उनके नक्शों पर भी नज़र डालें, आपको एग्जैक्टली अपनी जियोग्राफी भी पता हो, सिर्फ यही नहीं कि फ़्लाइट रूट है या नहीं, लेकिन आपको पता हो। और ये मेरे ख्याल में एक बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फील्ड है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बचपन में मेरी तरह एटलस को देखते थे। आई यूज़ टू लव माई जियोग्राफी पीरियड। और जब आप उस ड्रीमिंग जोन में होते हैं, जब आप एक्चुअली ट्रैवल नहीं कर रहे होते, तस्वीर को देख के, मैप्स को देख कर, उनके बारे में पढ़ कर आप अपने अंदर ये शौक़ पैदा कर रहे होते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक यंग पॉकेट रॉकेट से। ही इज़ अ कराचीआइट, ही इज़ अ बीकनाइट, जो कि हमेशा ही मिलकर मुझे एक छोटा सा बायस है मेरा, मुझे खुशी ज़रूर होती है बिकॉज वो मेरा अपना स्कूल है। और इन्होंने अभी एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड बनाया है। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे इस पॉकेट रॉकेट ने अल्हम्दुलिल्लाह 57 कंट्रीज़ के जो मैप आउटलाइंस हैं उनको सही दुरुस्त रिकग्नाइज़ किया है कि ये कौन से ममालिक हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले ये टाइटल एक इंडियन के पास था, उसकी उम्र लगभग कोई 15 बरस से ज़्यादा थी, और योकोहामा यानी जापान में वो मुकीम थे और उन्होंने 1 मिनट में 54 कंट्रीज़ को रिकग्नाइज़ किया था। और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे 11 ईयर ओल्ड एमाज आबरू ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। कराची में IBA में ये कंपटीशन हुआ और उन्होंने 1 मिनट के अंदर 57 कंट्रीज़ के मैप आउटलाइंस को रिकग्नाइज़ किया। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एमाज से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी आई एम फाइन। आप बिल्कुल ठीक हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो एमाज? जी आई स्टडी इन क्लास 7। यू स्टडी इन क्लास 7। और जब ये सोच रहे थे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, टीचर्स का, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स दे इनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे किया कि यू कैन डू इट। एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा अपने कैंडिडेट्स, अपने बच्चों, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स से खुशियाँ मिलती हैं। अच्छा, तुम्हें वैसे देख के ना तुम बहुत पढ़ाकू से लगते हो। मुझे ये बताओ कि बुक्स के अलावा ये मैप्स एंड आउटलाइंस की जो तुमने तैयारी की होगी, इसके अलावा क्या शौक हैं? कोई को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो? ऑफ कोर्स मैं आई एम एथलेट इन स्कूल में। एथलेटिक्स में पार्ट लेता हूँ। ओके। और पढ़ाई में कैसे हो? पढ़ाई में तो अच्छे हो गए। जी फर्स्ट आते हो क्लास में? जी आई एम द टॉपर इन माय टीचर्स आईज आई एम द टॉपर इन द क्लास। जबरदस्त। एमाज, तो मुझे बताओ कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना ज्यादा पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स नहीं पसंद और इंग्लिश भी नहीं पसंद? नहीं। तो क्या ये ज्योग्राफी क्यों पसंद है तुम्हें? ये बताओ। सोशल स्टडीज, माइंड को कंट्रोल करना, फैक्ट्स यू नो अमेजिंग अबाउट द वर्ल्ड, चीज़ हमें नहीं भी पता होती वो भी हमको पता हो जाती हैं कि ज्योग्राफी में। ऐसे नो मैथ्स रखी होती है सामने, पता है कि कंपास निकालना है, पैरेललोग्राम बनाना है। दिस इज काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ना सारे बच्चों की चिड़ है, यानी ये जब आता है ना उसके बाद आप सोचते हैं इसने कहाँ काम आना है। लेकिन मुझे बताओ कि जब फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हो, जिस तरह इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, स्टडी कैसे करते हो? ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद है या एक्चुअल बुक को देख के स्टडी करना? एज यू नो दैट जो भी स्टडी सुपरस्टार्स थे, ख्वाइज़मी, अल इदरीसी, उन्होंने भी तो बुक से ही सीखा। तो आई अंडरस्टैंड ऑलवेज फ्रॉम बुक। एंड देन यू नो दैट दुनिया को टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, तो आप बाय वेरीफाई करते हो, फिर ऑनलाइन भी जाते हो? फिर ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हो। अच्छा, तो बुक्स की कलेक्शन भी है तुम्हारे पास? जी आई एम माय ओन लाइब्रेरी। वाओ, कितनी बुक्स होंगी तुम्हारी लाइब्रेरी में? तकरीबन अभी इतनी सेट नहीं हुई। हाँ, लेकिन अपने इंटरेस्ट की सारी बुक्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो 57 कंट्रीज़ का तुमने रिकग्नाइज किया था, किसी कंट्री के मैप पे थोड़ी देर के लिए रुके थे कहीं? थोड़ी देर के लिए यू नो जैसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा नर्वस हो कि यार मेरे जहन में 2 आ रही हैं, आई डोंट नो व्हिच वन वुड इट बी, ऐसा हुआ था? ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज के मैप से एक में मिल लेते, जैसे बिल्कुल ट्विन है, हम शक्ल कंट्रीज हैं। हाँ। जैसे सम आइलैंड्स को ही आप नोटिस कर लें, हर आइलैंड दूसरे आइलैंड से वेरी डिफरेंट तो नहीं होगी ना, कोई एंगल्स उसकी सेम होंगी। जैसे मैंने क्या किया था, निशानियां बनाई थी। ऐसे कैम्बोडिया का मैप कैट में मिलता है, तो आई मेड निशानियां, और कुछ कंट्रीज उसी कंट्री में मिल रहे थे जिनकी निशानी भी वही आ रही थी। सो आई वाज कंफ्यूज्ड इन सम कंट्रीज। तो तुम्हें लगा कि हो सकता है गड़बड़ हो। और इसमें जब आप compete कर रहे होते हैं तो 57 इन अ रो बिल्कुल सही आपने जवाब देना है या एक आध गलती का भी मार्जिन होता है? गलती का मार्जिन होता है, लेकिन जो मैंने बताए थे वो 58 आउट ऑफ 58 करेक्टली बताए थे। लेकिन उनमें से प्रॉब्लम had occurred that हाफ सेकंड यानी 20 मिली सेकेंड्स का गैप आ गया था जो उन्होंने कहा। तभी वो 58 ना हो सका, वरना तुम्हारा रिकॉर्ड 58 होता। तो मुझे ये बताओ कि जब आप इन मैप्स को स्टडी कर रहे होते हो और निशानियाँ रख रहे होते हो, तो इसमें कोई हेल्प करता है? किसी ने गाइड किया? जी ऑफ कोर्स माय ट्रेनर ही हेल्प मी सो मच। उन्होंने सॉफ्टवेयर्स बताए, वेबसाइट्स बताई कि किन वेबसाइट से हेल्प लेनी है, क्या करना है, और उसे उसकी मदद से और अपने माँ बाप की दुआओं से मेरी अम्मी को भी मुबारकबाद है कि उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। तैयारी कराती थी अम्मी? खुद भी कराती थी? और गुस्सा करती थी जब तुम गलत गैस करते थे? नहीं, क्या होता था? गुस्सा नहीं करती थी, प्यार करती थी। इंकरेजमेंट मिलती है ना, गुस्सा करती तो ऑफ कोर्स दिल भी नहीं चाहता पढ़ने, प्रेशर होता। सही। नहीं, गुस्सा नहीं, कोई नहीं करता, हंसते खेलते किया क्योंकि तुम्हारी अपनी ये हॉबी थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप इन कंट्रीज को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, उनको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऑल टुगेदर कितने मैप्स हैं दुनिया में, कितनी कंट्रीज हैं? अब तो आई थिंक 198 से भी अब हो गई हैं, लेकिन 2 मंथ्स अगो दे वो 196 कंट्री। तो 196 मैप्स को उनकी आउटलाइन से तुम्हें ऑलमोस्ट याद होंगी, तो उसमें तुम गलती नहीं करते हो। बड़ी बड़ी कंट्रीज तो बाकी सबको भी पता होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप मैप्स को, कंट्रीज के नाम को, तो ऐसी बात
उसके बारे में पढ़ रहे होते हो, अगर तुम्हें मैं एक फ्री प्लेन टिकट दे दूं, इस वक्त कहाँ जाना चाहोगे? कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है? ये आपने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है, ऐसी बहुत जगह है। वंडरस कंट्री आई थिंक यूएसए जाना चाहोगे? अच्छा, और मुझे ये बताओ कि बहन भाई, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एमाज के बारे में पता चली है, इसके माशाल्लाह 4 और बहन भाई हैं और ये गिनेस फैमिली बनना चाहते हैं। तो हर बहन भाई के सामने एक हदफ है, एक गोल है कि उसने कोई ना कोई गिनेस रिकॉर्ड बनाना है। तो बहन भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं भाई? उनको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और एक ही बहन है जो जिसको पढ़ाई में दिल लगता है। अच्छा, और वो तुमसे ज्यादा होशियार है या तुम ज्यादा स्मार्ट हो? नहीं, अभी तो वो 1 ईयर एंड 2 मंथ्स की भी नहीं हुई होगी। लेकिन मुझे उसकी माइंड, उसकी साइकोलॉजी से लगता है that she would take interest in study। तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ पे जब आप किसी अचीवमेंट के साथ एक यंग बच्चा बैठा होता है, एक तो उसकी ओरिएंटेशन, इसके असातिज़ा, पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आप ये देखिए कि बच्चा जब मेहनत करता है और ख़ास तौर पे किताबों से लगा होता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होता है। हम आम तौर पे बात कर रहे होते हैं एम्पावरमेंट की, बट कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच एमाज फॉर बीइंग हियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दैट यू गो फर्दर इन लाइफ और इंशाल्लाह ताला किसी और रिकॉर्ड के साथ हमारे साथ दोबारा आओ। और जो बात हम कॉन्फिडेंस की कर रहे थे, वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, कराची मास्टर क्लास ऑन कॉन्फिडेंस एज वेल एज पब्लिक स्पीकिंग। इस दफ़ा हमने इसको 2 दिनों में डिवाइड किया है। पहला दिन इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। द यंगेस्ट एज दैट आई एम टेकिंग अप इज 16 साल से लेकर अगर आपकी उम्र 35 साल तक है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले दिन हम कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर करेंगे कि असल जो आपके अंदर डीप रूटेड बुलेट प्रूफ कॉन्फिडेंस आता है वो कैसे आता है, उसकी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और 8 तारीख को हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, जो कि ऑफ कोर्स अगेन लाइफ लॉन्ग मेरी मेहनत है, उस पर मैंने काम किया हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। कहते हैं ना यंग एज, यानी बिल्कुल बचपन ना भी सही, अभी बच्ची O लेवल्स कर रही है, मैट्रिक में है, इंटर में है और कोई घर में इस तरह की बात हो गई, लोग अक्सर कहते हैं कि इससे जहन बढ़ जाता है। आप जाहिर सी बात है, यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स, आप उसको परसीव करने लगते हैं। आपके ख्याल में ये सही है मंगनी करना बचपन मैं मतलब इसी एज लेवल के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो लेकिन अभी इस एज में अगर बच्चों को हम इंगेज कर देते हैं, बिलफर्ज समझें कि अगर 16, 17, 18 साल की उम्र में बच्ची इंगेज है तो फिर वो उनकी लड़का भी, तो वो फिर इधर उधर का ध्यान नहीं रखेंगे। फिर उनको ये होगा कि मुझे अपनी मंगेतर के बारे में ही सोचना है या अपने मंगेतर के बारे में ही सोचना है। आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे हाथ में, जो ये छोटा सा मोबाइल फितना है हर चीज़ का, तो उसमें ये देखिए कि और वैसे भी अब इतने, लेकिन वो अपने आप में डिस्ट्रैक्शन नहीं बन जाता है, बिकॉज 16, 17, 18 साल तो पढ़ने लिखने की उम्र है। तो लेकिन देखिए अगर आप प्रोफेशनल में जा रही हैं, लाइक इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और समथिंग, तो आपका तो माइंड डाइवर्ट हो गया ना, आपका माइंड उस तरफ चला गया, तो आप पढ़ेंगी क्या? तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाए, जैसे एंड हो रहा है, 5th ईयर है, हाउस जॉब है, देन यू गेट हर एंगेज। एक सवाल आपसे करूंगी, फिर एक कॉलर भी हमारे पास। मुझे ये बताएं कि अक्सर माएँ, अक्सर खानदान जब बेटे को बाहर मास्टर्स के लिए या पढ़ने भेज रही थी तो उनको ये खौफ होता है कि ये कहीं बाहर कहीं जाके ना अपनी मर्जी की कोई फॉरेनर से या किसी और से बातचीत ना शुरू हो जाए, तो वो मंगनी करके भेजना चाहती हैं। इसका कोई रोकथाम, कुछ असर, कोई रोकथाम नहीं है। कोई अगर उसको कोई उधर गोरी पसंद आ जाती है, एंड आई थिंक वी शुड परमिट अ चिल्ड्रन, हमें आज़ादी देनी चाहिए। अगर कोई उसने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर उसको कोई लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी का और कोई अच्छा मिल रहा है तो उसमें क्या मजा है। ये सारे पेरेंट्स सुन लें, हम जो अक्सर अपनी तरफ से ये एहतियाती तदाबीर करती हैं माएँ कि जी मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, उसको पहले से एंगेज कर दो, आप मेरे ख्याल में अजियत का सामान कर देती हैं उस बेचारी बच्ची के लिए। 4 साल लग जाते हैं उसको जाते जाते जी वो देखें तो एक और प्रॉब्लम, कब अरे भाई अब कहाँ इतनी जल्दी। अब खैर स्पाउस को तो फिर भी थोड़ा सा मिल जाता है, जो एंगेज होते हैं उनको फिर वो निकाह करते हैं, फिर एक लंबा प्रोसीजर चला जाता है। ये हल्के इस च्युइंगम में ना फंसे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आजाद राजा बात कर रहा हूँ, 100 से गुजराती। मैं आपको बहुत ज्यादा देखता हूँ, बहुत पुरानी। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम, आपकी तारीफ अच्छे होते हैं। आज का टॉपिक क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक शो कर रही हूँ। जी फरमाइएगा। जी जी, मैंने कहा मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी कजन से ही शादी हुई है, तो हमारे मतलब जो ऐसा कुछ शादी मंगनी से शादी तक ये होता था कि कोई
लड़के और लड़की का बात करना आपस में तो बिल्कुल भी वो नहीं था। अभी तक भी है, सिंध में ऐसा ही है। तो ये चीजें मैं अच्छा, आपको ऑकवर्ड करता था जिस तरह आपने कहा भाई, जिस तरह आपने कहा कि आपकी अपनी कजन से एंगेजमेंट हुई हुई थी, तो जब सारे कजन्स मिल बैठे होते हैं तो आपको छेड़ा टीज किया जाता था या आप ऑकवर्ड हो जाते थे अपनी मंगेतर से बात करने में? बिल्कुल, जब हम उस एज में जब चले गए थे तो फिर हमें मतलब ये होता था, पाबंदी होती थी हमारे ऊपर ना। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम साथ खेल के बड़े हुए, तो हमारी मतलब अच्छी जिंदगी गुजर रही है माशाल्लाह। और बाकी जो हम नई जगह पर कहीं रिश्ता करते तो मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए एक दूसरे से। आपने एक हमारी जो मंगनी होती है वो बड़ी धूमधाम से की जाती है, उसके बाद फिर हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद आपके घर में कोई सुनता नहीं है क्योंकि आप मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। आजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएं, काफी मेरे ख्याल में इनके दिल में पुरजोश भी थे और उनको बहुत कुछ बताना था। हुमा जी, टाइम बाउंड होनी चाहिए मंगनी, आप इस पे बिलीव करती हैं? जी बिल्कुल, टाइम बाउंड होनी चाहिए और ज्यादा तवील नहीं होनी चाहिए। तवील मुद्दत की मंगनियाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि उसमें अपनी पसंद नापसंद बताना, ख्वाहिशात बताना या यूं बहुत सी चीजें आती हैं। ये सिर्फ एक घराने की बात नहीं हो रही, हम हर तबके की बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर वो मुख्तसर मुद्दत की मंगनियाँ जरूर हों, समझ लें, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये तो हमारा मजहब भी इजाजत देता है। और फिर मंगनी भी जैसे कहते हैं कि मजहब में, तो हम तो मजहब के ऊपर पाबंद वैसे भी नहीं रहते हमारे, हम तो मुआशरे के साथ चल रहे हैं कि मुआशरे में क्या कुछ है। आपने कोई शरई रिवायत देखी, कोई हम इसको कह सकते हैं कि कोई शरीयत में मुमानियत भी नहीं है? मुमानियत भी नहीं है, बल्कि इसका एक लफ्ज है कि जैसे खिदवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि दो खानदानों में एक निस्बत तय हो जाना, एक राब्ता बन जाना, अंडरस्टैंडिंग के लिए तय हो जाना, ताकि और उसका ऐलान कर दिया जाए। ये खिदवा, ये ऐलान ही है उस मंगनी का कि जी दो खानदानों में दो बच्चों के दरमियान ये तय हो चुका है। ये ऐलानिया है, चाहे उसको धूमधाम से करें, चाहे आप उसको मुख्तसर करें, ये तो हम अपने मुआशरे के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन इसको ये है जी कि जो इजाजत देता है, चाहे आप दो मतलब खानदान के लोग ही मिलकर बैठ जाएं और वो तय कर दिया जाए। उससे अब जैसे इन्होंने बताया भाई ने कि मंगनी चली और हमने बहुत एज में, छोटी एज में हो गया था और फिर इस तरह से रिश्ता चला और एक दूसरे शर्माना भी था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बास जगहों पे ये होता है, मंगनी हो जाती है तो लड़के लड़कों को बात ही नहीं करने देते। एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, उल्टा होता है। अच्छा मिसेस खान, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो टाइम बाउंड की बात कर रहे हैं, मंगनी करते हुए अगर किसी ने जबान दी कि हाँ जी ये मंगनी साल भर रहेगी, लेकिन जब मंगनी हो गई तो फिर फॉर वट एवर रीजन जो कि आपको लग रहा हो कि हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, अब कहा जाए कि जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद शादी करेंगे, अभी तो हमारा ये मसला चल रहा है और वो स्ट्रेच हो रही है, तब लड़की वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात तो बताऊं कि लड़की वालों को एक टाइम जो उनका है टाइम प्लान, कि वो भी चाहते हैं अब बच्ची की मंगनी हो गई अब शादी हो जाए। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल के दोनों के पास फोन है, यहाँ तक देख, अच्छा तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, अब तुम कब उठे, तब तुम कब सोए, एक एक चीज उससे लड़की पूछ रही होती है और लड़का भी पूछ रहा होता है। या अच्छा तुम्हारा जो जोड़ा आया था ना, मेरी अम्मा को समझ नहीं आया, मेरी बहन ने यूँ कह दिया यूँ। और लड़कियां भी इतनी पागल होती है, हर चीज बता रही, वो आगे तक जाती है, वो लड़ाइयों का सबब बन जाती है। इन अदर वर्ड्स, आप माइक्रोस्कोप के अंदर आ जाते हैं, आपके जहन में ऑलरेडी आप एक कपल बन चुके होते हैं एंड देयर इज नो बाउंड्रीज। यानी अगर यंग एज है, आपको टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल रहा है, उस तरह से रोक टोक नहीं है, आपसी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है याहिया आपके? यार सिद्रा, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, मिसेस खान को, दोनों को सलाम हो। मिसेस खान तो माशाल्लाह छा चुकी हैं बहुत अच्छी तरीके से, और मैं तो अक्सर महफिलों में इनका जिक्र भी करता रहता हूँ। मेरा देखिए, ये तो एक ऐसा मौजूद है, मेरी तो शादी जब हुई, आपने कहा ना मेरी मंगनी का पीरियड तो बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि वो बड़ा मुख्तसर सा था। लेकिन मेरा जो सवाल मिसेस खान से स्पेशली ये सिद्रा, कि जो मंगनियां जब बड़ी हो जाती, लंबी हो चले जाती हैं, और मंगनी जब आप इसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, अब आप फोन पे बात कर रहे हैं, अब कोई बात बुरी लगी, आपने चूज एंड पिक कर लिया, भाई ये हो गया, फिर आप भी देखते हैं कि इतनी बातें चुनने लगते हैं कि वो एक चीजें फिर डिस्टॉर्ट होने लगती हैं और आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। बिल्कुल सही याया, इसमें हम बात करेंगे कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, आपका राब्ता किस हद तक होना चाहिए, बाउंड्रीज लड़की ने भी और लड़के ने भी कहाँ पे सेट करनी, ये बड़ा अहम सवाल है। बिकॉज एक दूसरे को समझने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप पोजेसिव हो जाते हैं, आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं, जो कि अक्सर देखा जाता है। इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंगेजमेंट ये है कि थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है अगर चाहें तो। वैसे रिश्तों के मसले चल रहे हैं, ये है कि एडवांस बुकिंग हो जाती है इसकी, एक कमिटमेंट हो जाती है, फिर आप बेफिक्र हो जाओ अपना, फिर एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, लड़का लड़की को जान ले, लड़की लड़के को जान ले, समझ आता तो फिर ठीक है आगे शादी के लिए स्टेप ले सकते हैं, और नहीं समझ आता तो नहीं ले सकते। लंबा नहीं करनी चाहिए मंगनी को, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उसको शादी तय कर लेनी चाहिए। डिले होता रहेगा तो कुछ ना कुछ, भाई उसने हमें वहाँ नहीं बुलाया, उसने हमें यहाँ नहीं बुलाया, इस बात पे बातें ख़राब हो जाती हैं। कल्चर में ऐसे होते हैं, पहले उनसे बात करते हैं हमारा बड़े, भाई ये अपना बच्ची दे दोगे मेरे बेटे के लिए, आपको देना है नहीं देना, बोला हाँ दूंगा। फिर उसको मंगनी के लिए वो बात करते हैं, फिर वो फूल देते हैं दामाद को, बस वो फिर हमारा मंगनी हो गया। कमिटेड होना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि अभी कुछ टाइम एंगेजमेंट करके देख लेते हैं कि एंगेजमेंट सक्सेसफुल रहती है तो फिर शादी की तरफ जाएंगे, एंगेजमेंट सक्सेसफुल नहीं रहती तो तोड़ देते हैं। तो लड़का लड़की नहीं तोड़ते, ये हमारे पेरेंट्स के अंदर एक अना आ जाती है, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये बीच के जो रिश्तेदार होते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने इस तरह की बात। जब तक कि अगर पेरेंट्स भी आपस में बैठ के बात कर लेना तो ये मंगनियाँ ना टूटे। लोग जो ये सोच होते हैं कि एक इनको टाइम पीरियड मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लड़के लड़की में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अदर देन फिर ये कि अगर इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो निकाह तो हुआ नहीं है, उसको किसी भी वक्त डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। जी जनाब, चलिए तो चलिए, वरना डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इस तरह के भी ख्यालात हैं और हर चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर आ जाती है। यानी लड़कियों की भी जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेशंस हैं, ख्वाहिशें हैं। कोई कहती है कि भाई मुझे छोटे छोटे डायमंड्स वाली अंगूठी ना देना, उस पर बड़ा सा कोहिनूर जड़ा होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में आपस में कंपेयर करती हैं जी, जितनी यंग एज की जितनी ज़्यादा आपने उससे एक्सपेक्टेशंस चीज़ें जोड़ दी हैं। मिसेस खान, आपकी रिंग्स लड़कियां कंपेयर करती हैं, फिर दूसरा गिफ्ट उनको मोबाइल चाहिए होता है, महंगे से महंगा चाहिए होता है, फिर दूसरा अपनी बर्थडे में वो गिफ्ट। अच्छा, ये बड़ा वैसे आप जो भी मंगनी करने का अभी सोच रहे हैं ना, ये याद रखिए कि फिर आपके त्योहारों में, आपके बड़े कौमी त्योहारों में आपकी मंगेतर की बर्थडे, आपकी सास की बर्थडे, न्यू ईयर, वैलेंटाइन का जोड़ा कैसे आ रहा है, कैसे आई है, कितना उसके साथ मिठाई और फ्रूट आया है, बहुत चीजें हो जाती हैं, वो यही चीजें बनती हैं आगे चल के मंगनी का। अच्छा मिसेस खान, हम इसमें दो चीज़ों पे भी बात करेंगे, जो एक तो मंगनी के दौरानिए पे सब मेरे ख्याल में इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ड्यूरेशन कम होना चाहिए, पहले से टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप साल के लिए मंगनी रख रहे हैं 6 महीने के लिए, जितना उसको स्ट्रेच करते हैं वी फील के प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जो कहा जाता है, जो हमारे आम फहम गुफ्तगू होती है कि मंगनी तो होती ही टूटने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई से बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, आबिद रजा बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट से। जी आबिद साहब, क्या कहेंगे? बस मैं थोड़ी सी दुखी बात कहूँगा, आपने जो जुमला अदा किया आखिर में जी, मंगनी टूटने के हवाले से जी, हमारे माशरे में देखिए, बहरहाल हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी तक हम बहुत ज्यादा मर्दाने माशरे में रह रहे हैं जी, और मंगनियाँ टूटना, ठीकरे की मांग का पूरा ना होना, आंख पटक का हो जाना, तो इसकी जो सजा है उस रिलेशन की शादी में कन्वर्ट ना होने की, वो अक्सर खवातीन शादी के बाद क्या बुढ़ापे तक सुनती रहती हैं, अरे भाई तुम्हारी तो मंगनी फलां से हो गई थी, अरे भाई तुम्हारी तो बात फलां से पक्की हो गई थी जी। और इसमें शौहरों का भी काफी बेरहमाना रवैया होता है, अपनी बेगमात को तंग करते रहते हैं। तो मिसेस खान से मेरा सवाल यही है कि भाई ये रस्मी खत्म कर दें, डायरेक्ट शादी कर दिया करें। आबिद साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अगर खुदा ना खासा किसी बच्ची की मंगनी होकर ख़त्म हुई हो, तो फिर जब दोबारा उसका कहीं रिश्ता करने जा रहे हो तो ये बताना पहली ही मुलाकात में ज़रूरी है कि मंगनी ख़त्म हुई है, या आपको लगता है कि इस बात की पर्दापोशी होनी चाहिए? क्योंकि शरई हैसियत बाकायदा, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, मंगनी की कोई नहीं है। वो नहीं है, लेकिन शरई हैसियत के अलावा एक कम्युनिकेशन जो शरअ कहती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच को छुपाना भी नहीं चाहिए जी। दोनों बातें हैं। तो सही, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के। इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। हुमा, कयास सराइयाँ, देखिए जहन जो है ना एक शैतान का कारखाना है। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दो बच्चों की मंगनी हुई भी अगर आपस में, एक लड़का और लड़की की, और यानी अस्यूम कर लिया जाता है कि अब इनकी कम्युनिकेशन भी होगी, मुलाकातें भी होंगी, खुदा ना खासा अगर वो मंगनी नहीं चलती तो लड़की के ऊपर अनफॉर्चुनेटली हम उसको एक ब्लैक स्पॉट तस्वुर करते हैं। अब आने वाला समझता है पता नहीं
कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, पता नहीं कितनी बॉन्डिंग थी। ये वाली चीजें हम क्यों सोचते हैं? यानी अगर किसी का माजी था भी और अगर आपको घर वालों की रजामंदी से किसी ने मंगनी की, मंगनी नहीं चली, आपका क्या मशवरा होगा? बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, किस पॉइंट पे बताना चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से इसको शुरू से ही बता देना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ बुनियाद रखी जा रही होती किसी भी नए रिश्ते की, नए रिलेशन की, तो वो पहले ही दिन वो ख़ानदान सोच ले, वो समझ ले कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पहले एक मंगनी हुई थी। और अब मेरे ख्याल से लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इतनी आगाही है, इवन यंग जनरेशन में, बच्चों में भी इस तरह के मसाइल नहीं होते कि वो ये सोचें कि वो पहले मंगनी में क्या हुआ था, कितनी एफिलिएशन होगी, लड़कों की भी होकर ख़त्म हो जाती है। अक्सर आप रियलिटी ये भी तो है ना कि पहले सबको सब कुछ पता होता है कि बच्ची की एक मंगनी टूटी है, आपने दोबारा उसकी मंगनी की। वैसे तो लोग जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक मंगनी अगर बच्ची की खत्म हुई थी, आमतौर पे लोग कहते हैं अब हम मंगनी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकाह करेंगे, शादी करेंगे। इन एनी केस डू यू फील कि ये लड़की का मिसेस खान अनफॉर्चुनेटली डिसएडवांटेज बन जाता है? क्योंकि अगर सेकेंड टाइम उसकी मंगनी हुई, शुरू में सब बड़े अच्छे थे, सबको सब कुछ पता था, लेकिन वो पहली मंगनी टूटी हुई, जैसे आबिद साहब कह रहे थे, वो ताना बन जाती है लड़की के लिए। बिल्कुल बनती है, लेकिन आप उस मंगनी को एक तो इतना बड़ा धूमधाम से, और लड़कियों को इजाजत इतनी ना दे कि वो अपने फियांसीज के साथ हर जगह घूम फिर रही है। पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था, मंगनी होती थी तो लड़कियों को छुपा दिया जाता, अब मंगेतर आए, लड़की दूसरे कमरे में चली जाती। फिर सवाल ये पैदा होता है, जो लड़का है, लड़के की तो मंगनी टूट जाना उसके लिए फिर एक सितारा इम्तियाज बन जाती है। उसकी माँ हर वक्त उसकी बीवी से कंपेयर करती है, उससे तो बेहतर वही थी जो पहले मंगेतर थी। ये उसके ऊपर एक टैग भी लग जाता, और ये कि देखो पहली वाली के अंदर तो ये खूबियां थी, ये खूबियां थी, और देखो ये उन्होंने इतना कुछ देने का वादा कर दिया। ये तो हर वक्त, चाहे आप पहली मंगनी वाली से करें। हमें तय ये पाए, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि लड़की बेचारी की अगर मंगनी टूट जाए तो वो उसके लिए ब्लैक स्पॉट है, लड़की की मंगनी टूट जाए तो वो उसके लिए सितारा इम्तियाज है। ये बड़ा अहम है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाज सईद बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी, क्या कहेंगी? मैडम, मुझे ये बात करनी थी कि मंगनी और शादी के हवाले से आप बात कर रही हैं। जी, तो मंगनी होनी चाहिए, लेकिन उसका अरसा कम होना चाहिए, ऐसा कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर ये आपस में बातचीत चलती है, ये वो, फिर वो लड़की जो होती है वो सारे अपने हाल हवाल बता देती है लड़के को, फिर आगे चल के उनकी शादी नहीं चलती। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइए, आमतौर पे नोटिस ये किया जाता है कि मंगनी का पीरियड जो आपका बड़ा हंसी खुशी का पीरियड होना चाहिए, आपके रिश्ते की बुनियाद बन रहा है वो पीरियड, उसमें लड़कियों को मैंने अक्सर टेंस्ड ही देखा है, और अमूमन उस स्ट्रेस की वजह उनका मंगेतर होता है। क्या ये बात सही है? मंगेतर से ज्यादा उनके पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे ये पेरेंट्स होते हैं, फिर ये पेरेंट्स जो है ना, फिर लड़के को अलग तंग करते हैं, फिर लड़की वालों को अलग तंग करते हैं, फिर टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर टाइम बढ़ाते रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम मंगनी करें, लेकिन उनके पीरियड कम होना चाहिए। अच्छा, आप ये समझते हैं, ये होता है कि उनकी शादी ज्यादा चलेगी। बिल्कुल। कभी कभार ये भी होता है कि लड़के की अपनी पसंद है कोई, तो अम्मा और माँ बाप की रजामंदी नहीं है, लड़के वालों की रजामंदी नहीं है, लेकिन लड़के की वजह से मजबूर होकर वो मंगनी कर देते हैं। अब वो वाली जो मंगनी होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है, उसमें ऐसा लगता है कि लड़की की बस कुछ बुराइयां ही ढूंढी जा रही हैं। कैसा होता है? जी बिल्कुल होता है। आपका क्या मशवरा होगा? जी बिल्कुल होता है। अगर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो यही होता है कि उनमें आधे से ज्यादा दोनों के पेरेंट्स का ही हाथ होता है। सही। इस वजह से ये होता है कि बस ये है कि मंगनी हो हल्की फुल्की, इस वजह से कि वो उनको पता चले कि भाई ये अब मेरा है और ये मेरी है, लेकिन उनके जो टाइम पीरियड है वो कम होना चाहिए, जैसे उनके दोनों को पेरेंट्स को कोई बोलने का मौका ना मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे तो एक और अहम एंगल इसका डिस्कस करेंगे कि ठीक है जी, मंगनी हम कह तो रहे हैं कि मुद्दत लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई और उसके अंदर हमें रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, लेकिन अब दुनिया वालों का, लोगों का, खानदान का प्रेशर है, लोग कह रहे हैं कि जी इतने अरसे चलाई है, अब इससे बैक ऑफ नहीं किया जा सकता, तब लोगों को क्या करना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वील डिस्कस दिस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ा अहम एंगल जो अब हमने मंगनी से रिलेटेड उठाना है कि ठीक है, अभी तक की गुफ्तगू में आप उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करें, मुद्दत को बाउंड रखें ताकि आपको पता हो कि वेयर विच डायरेक्शन इट इज़ टेकिंग। लेकिन अहम बात यह है कि फॉर वट एवर रीज़न अगर ज़्यादा अरसा गुजर गया है या आपने सबको बताकर उसको एलानिया तौर पर इंगेजमेंट हो चुकी है एंड देन यू आर सीइंग रेड फ्लैग्स, यानी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, सिवियर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जिनमें कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं और साल सवा साल 2 साल ये मंगनी रह चुकी है, तो लोग झिझकते भी हैं उसको तोड़ने के लिए कि अब लोग क्या सोचेंगे, हमें क्या करना चाहिए। मिसेस खान, आपके सामने भी ऐसे केसेस आते होंगे? अभी येस्टरडे ओनली अ गर्ल कॉल भी, एक बच्ची बड़ी प्यारी सी, उसने कहा आंटी जी अब मेरी मंगनी हो गई है, क्या मेरी अगर मेरी टूटे तो क्या दोबारा हो सकती है? मैंने कहा रीज़न क्या है बच्चे? तो उसने बताया वो डीपी ऐसी लगी हुई है, तो मुझे अपना पासवर्ड बता दो, तुम्हारा फ़ोन क्यों इतना इंगेज था, तुम्हारा ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम अब बाहर निकलोगी तो स्कार्फ पहनना, एंड आई डोंट वांट यू टू पुट ऑन एनी मेकअप। अब वो कह रही मेरे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो मैं सोचती हूँ अगर मैं कल उस घर में जाऊंगी तो वो तो सारा कुछ, और वो ये कहता है तुम्हें कुकिंग इतनी अच्छी आती है, अभी से उसके ऊपर इतना बर्डन। मिसेस खान, बड़ों की इस पर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ना? अगर ऐसी बच्ची की मंगनी हो गई, अब आप देख रहे हैं कि वो बातचीत आपस में करते हैं, पेरेंट्स आर वेरी क्विक टू नो, माँ तो फौरन भांप लेती है कि मेरी बेटी अब बुझी बुझी लग रही है। नहीं, पहले तो उसको तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए ना। हाँ। पहले सुहाने वो ट्रैप हो गई, उनकी मंगनी हो गई, रिश्ता आया, उसने कहा भेज दो। अब आई टोल्ड हर दैट यू शुड टेल योर मदर, टेक हर इनटू कॉन्फिडेंस, क्या आपकी मर्जी से हुई। लड़कियां झिझकती हैं ये सारी बातें बताते हुए भी पेरेंट्स को at times और उनको पता है कि मिसेस खान इज वेरी ओपन टू टॉक टू, तो उनकी एक दो फ्रेंड्स की मैंने शादी करवाई है। आपने कभी पुशबैक देखा है या हुमा, आपने कभी पुशबैक देखा है कि बच्ची अगर बताना चाह रही है तो घर वाले ऐसी डिमांड्स को जस्टिफाई भी कर जाते हैं? यानी मिसाल के तौर पे अगर लड़का इस तरह की बेजा पाबंदी लगा रहा है कि तुम्हारा फोन क्यों एंगेज था या तुमने कपड़े ऐसे क्यों पहने, कहती है अब इसी के हिसाब से हाँ इसी के हिसाब से चले, अगर उसको बुरा लग रहा है तो हटा दो डीपी, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, छोटी मोटी बातें को नजरअंदाज। जो अब तुम स्कार्फ पहनोगी, अब तुम यूं करोगी, भाई लड़की को अभी से इतनी चीजों में पाबंद कर रहे हो, जब घर लेकर जाओगे तो क्या हशर होगा उसका? सही बात। तो आपको अच्छा, इससे फिर आपको लगता है कि उनको बैक ऑफ करना चाहिए या फिर उसको एड्रेस करना चाहिए? जाकर आप कहें कि भाई इतना तक हमारी बच्ची कर सकती है, अगर आप इसके ऊपर इतना बर्डन डालेंगे देन वी डोंट एग्री टू इट। और बहुत सारी बातें जो मंगनी में कहा जाता है कि करेंगे, मिसाल के तौर पे जी शादी जल्दी कर दीजिए, बच्ची को बाद में पढ़ा लेंगे, या बच्ची के पास ये इंडिपेंडेंस होगी, वो चीजें नहीं होती। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। बिल्कुल जी, क्या कहेंगी आयशा? जी मैं ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ क्योंकि एंगेजमेंट होनी चाहिए, और मैं खान आंटी की बात से 100% बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये होता है कि ना एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद लड़के की इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हो जाती है, मोबाइल आपका क्यों बिजी है, आपने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, उससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करनी, इवन कि आपको अपनी मतलब कजन अपने मेल कजन से प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, और क्या लड़की के पास ये राइट्स होते हैं कि वो इसी तरह की डिमांड लड़के से कर सके? आपने ये नोटिस किया? मैंने तो नहीं देखा लड़कियां इस तरह की करती है, मतलब होती भी तो अगर इस तरह के नहीं, वो फ्रेंड्स क्यों है या वो मतलब इस तरह नहीं होती कि उससे बात ना करो, ये पहनो, वहाँ ना जाओ, इस तरह ये लड़कियां तो नहीं करती इस तरह। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह का ट्रबलसम रिलेशनशिप हो गया ना, मंगनी के पीरियड में इस तरह का एटीट्यूड है, तब लड़की को, घर वालों को क्या करना चाहिए? मंगनी खत्म कर देनी चाहिए या उसको चांस देना चाहिए? कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर यही सब कुछ रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरे ख्याल में पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बच्ची तकलीफ में आए या कोई ऐसा मसला हो, फिर बाद में जाके बैकअप करें, तो इससे अच्छा है कि पहले डिसीजन दें। अच्छा, एक और मुझे बात बताओ, अब सिचुएशन को जरा चेंज करते हैं। कभी लड़का लड़कियों में अंडरस्टैंडिंग खुद हो जाती है, दे वांट टू गो फॉर लव मैरिज, और जब उनकी मंगनी का पीरियड होता है तो अच्छे भला जो कपल चल रहा होता है वो मंगनी के पीरियड में लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, बिकॉज उसमें पेरेंट्स की, बाकी लोगों की मदाखलत आ जाती है, तब क्या करना चाहिए?
मैं यहाँ पे भी यही कहूंगी कि बहुत सी बातों में जो है ना आपके जो बड़े होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी लड़के की इतनी डिमांड नहीं होती, लड़के के घर वालों की इतनी डिमांड हो जाती है कि जो है ना ये नहीं करना है, उस लड़की में ये कमी है, वो कमी है, ये वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। की पॉइंट्स नोटेड। हुमा जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि लड़का अपने घर वालों को समझता है, अपनी माँ के मिजाज को भी समझता है, अपनी बहनों को भी समझता है। अगर इस तरह की प्रेशर बिल्डिंग हो रही है, बिकॉज देखिए लड़की तो उसी के नाम पे उसके घर पे आ रही है और इस तरह की प्रॉब्लम्स कोई क्रिएट कर रहा है, लड़के स्टैंड लेते हैं? लड़के एट टाइम्स स्टैंड लेते हैं, एट टाइम्स, हमेशा नहीं, कभी कभार कहीं पर वो स्टैंड लेते हैं। वहाँ पर स्टैंड लेते हैं जहाँ उनको पता हो कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है या वो लड़की उसके दिल को अच्छी लगती है और वो आगे चलाना चाहते हैं, उनकी जहनी मुताबिकत बनी हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ लड़का लड़की की अपनी पसंदीदगी थी, बड़े मुश्किलों से जी लड़के के घर वाले माने हैं या लड़की के घर वाले माने हैं, तब वहाँ पे ऑलरेडी एक अपर हैंड माने ये रखा होता है, भाई मैंने कर तो दी तुम्हारी मंगनी तुम्हारे कहने पे। अब जो अगर वो भी कर रही है, उनका रवैया अगर तल्ख है, तो मिसेस खान लड़का कुछ कह नहीं पा रहा होता कि वो उसमें दबाव होता है कि चलो मेरी माँ मान तो गई है। सब एक्सटेंट ये होता है कि उसके ऊपर दबाव होता है कि माँ ने कम से कम कर तो दी है, तो वो अब तुम एडजस्ट करो। हाँ, लेकिन दबी जबान में बच्चे जो होते हैं वो डोमिनेट ही कर रहे होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो तरीके से माँ को सुनाते भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान। जमाना कुछ और था, अब ना या आप थोड़ा सा दे। और माएँ कभी भी देखिए अपने बेटे के सामने बुरा नहीं बनना चाहती हैं, अगर कुछ इस तरह की स्नीकी हरकत करती भी हैं तो पीछे करती हैं और बड़े प्यार से करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा। लेकिन जी इस इतने प्यारे इतने खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद आप मोहब्बतों पे और खुलूस पे रखें। अगर आप मंगनी इस नीयत से कर रहे हैं कि जी इसको तोड़ना ही है, या अभी मेरा बेटा बहुत जज्बाती हुआ है, बेटी बहुत जज्बाती हुई है, चलो करके देख लेते हैं, दैट इज नॉट अ गुड फाउंडेशन। हर रिश्ते में दयानतदारी और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज।